डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। लेकिन आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो मेरे साथ 5 साल पहले घटा था। मैं उस समय पुर्तगाल में था। मेरे माता पिता हमेशा से चाहते थे कि मैं विदेश में जाकर पढूं। मैं भी एक ऐसे देश में पढ़ना चाहता था जहाँ की वैल्यू ज़्यादा हो, लोग अच्छे हों और पढ़ाई भी आसानी से निकल जाए। मेरे माता पिता ने मुझ पर ज़रा भी दबाव नहीं बनाया था कि मैं किस देश में जाना चाहूँगा। मैं खुद की पसंद पर पुर्तगाल जाना चाहता था और वहाँ की एक कॉलेज का मैंने चुनाव कर लिया था। मेरे माता पिता अमीर थे और मैं इसका फ़ायदा उठा रहा था। पुर्तगाल की बहुत सारी वीडियोस देख रखी थी मैंने और एक बार घूम कर भी आ चुका था। सबसे पसंद मुझे पुर्तगाल ही आया था, इसलिए मैं पढ़ना भी वहीं पर चाहता था। मैं ग्रेजुएशन वहाँ पर करता और 3 साल बड़े मज़े से रहता। ये सोचकर सीधा मैं पुर्तगाल पहुँच गया था। आप जब भी किसी नए देश में जाते हैं और ख़ास तौर पर ज़्यादा समय के लिए जाते हैं, आपको चुनाव करना पड़ता है एक किराए के मकान का जो कॉलेज के आसपास हो। वो घर ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जब आपके माता पिता के पास ज़्यादा पैसे हों तो आपको मुश्किलें भी कम आती हैं। मैंने अकेले ने वो घर ले लिया था, इसलिए मुझे आसानी हो रही थी। वहाँ पर मैं बड़े अच्छे तरीके से रह रहा था। लेकिन जो कॉलेज का मैंने चुनाव किया था वो था तो अच्छा, लेकिन वहाँ पर सब जैसे मुझे थोड़ा तंग कर रहे थे। विदेशों से आए हुए वहाँ पर काफ़ी कम थे और जितने भी थे उन्हें तंग किया जाता। जब भी आपको कोई ज़्यादा तंग करता है तो आपके पास बस एक ही तरीका रह जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना। इसके बाद ही आप तंग होने से बच सकते हैं। मैं वहाँ ढूंढता जा रहा था अपने जैसों को, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे थे। किसी तरह से ढूंढते ढूंढते मैंने कुछ ऐसे दोस्त बना लिए जो मेरे लिए बिल्कुल सही थे। मार्टिन, उस कॉलेज का सबसे तगड़ा लड़का, और उससे उलझने की कोशिश कोई नहीं करता था। वो अकेला अकेला सा रहता था, लेकिन मैंने जब उससे दोस्ती बना ली उसे अपने साथ रखने लगा। उसे खेलने के लिए बुलाता, क्लब में लेकर जाता, और ये हर चीज़ वो पहले नहीं किया करता था क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं बन रहा था। मुझसे दोस्ती करके मार्टिन काफ़ी खुश था और 10 ही दिनों में जो पहले बोला नहीं करता था अब बहुत ज़्यादा खुलकर बोलने लगा था, बहुत ज़्यादा हंसने लगा था और हमारे 2 और दोस्त भी बन गए थे। हमारी 4 लोगों की जैसे चौकड़ी हो गई थी, जिसमें मार्टिन सबसे तगड़ा था, इसलिए हमसे कोई पंगा तक नहीं लेता। बाकी 2 दोस्त भी हमारे साथ बातें करते रहते और हम चारों अब कॉलेज में अच्छे से रहने लगे थे। सबकी जैसे ज़िंदगी मैंने बदल दी थी और वो इससे बहुत ज़्यादा खुश थे। जब भी कॉलेज खत्म होता हम चारों शहर घूमने के लिए निकल पड़ते। इससे पहले उन सब ने जैसे ऐसी दोस्ती नहीं बनाई थी, हर कोई अकेला अकेला सा रहता था। लेकिन अब हम 4 दोस्त बन गए थे तो बहुत ज़्यादा घूमते रहते और उन्हें नया नया एहसास हो रहा था। वो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे कि मैं किस तरह से सबको जोड़े हुए हूँ और सबके साथ मस्ती करता हूँ, इसलिए उनकी ज़िंदगी भी बदलती जा रही है, उनका व्यवहार भी बदलता जा रहा है। वो मुझे ये शहर दिखाया करते, जो भी चीज़ों के बारे में वो जानते। धीरे धीरे मुझे इस शहर के बारे में भी पता चलना शुरू हो गया था। कई घटनाएं इस शहर में घट चुकी थी। एक बार भूकंप आया था जिस कारण यहाँ की कई चर्च ढह गई थी, कई बिल्डिंग्स ढह गई थी। लेकिन एक घटना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी जिसका असर अब भी नज़र आ रहा था। 4 से 5 साल पहले यहाँ पर कोई अजीब सा नशा बिकना शुरू हो गया था। वो नशा जिसे भी लगा उसे जैसे ज़ॉम्बी की तरह बना दिया। वो दीवारों के साथ सट कर रहते। उस नशे ने उनका दिमाग जैसे खाली कर दिया। यहाँ पर कई लोग अब मुझे देखने को मिल रहे थे जो इस तरह से खड़े होते जैसे उनका दिमाग सही तरह से काम कर ही नहीं रहा। उनसे बात करने की कोशिश करो, ना तो वो हंसते ना डरते, जैसे मुर्दों की तरह व्यवहार करते। उनका दिमाग ही खराब हो चुका था।
यहाँ पर ऐसे कई लोग सड़कों पर देखने को मिल जाते हैं। पुलिस भी समझ नहीं पाई आखिर ये कौन सा नशा था, क्योंकि शरीर में फैलने के बाद उस नशे के सारे लक्षण खत्म हो जाते। लेकिन काफी समय पहले वो नशा बिकना जैसे बंद हो गया। पुलिस ने सख्ती कर दी और उसके बाद ऐसे ज़ॉम्बीज़ और नहीं बन पाए। मुझे उन लोगों से थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था, उन पर काफी ज्यादा तरस भी आता था। यहाँ पर उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, कौन हो सकता है जो ऐसे नशे बेचता हो? मुझे इस सवाल का जवाब शायद कोई नहीं दे सकता था। अब हम शहर में घूमते रहते, ऐसे लोगों से बचते, खंडहर में जाते, नई नई जगह पर जाते, सिनेमा हॉल जाते, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे एक डेथ म्यूजियम में भी घुमाएंगे। हम जैसे ही उस डेथ म्यूजियम में पहुंचे, उन्हें पता ही नहीं था वो म्यूजियम 1.5 साल पहले बंद हो चुका है। मैंने उनसे पूछा, ये तो बंद हो चुका है, तुम तो कह रहे थे वहां जाकर बहुत डर लगेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ बातें ही सुनी थी, वहां पर गए कभी नहीं थे और इस तरफ आए नहीं थे। इस कारण उन्हें पता ही नहीं लगा कि ये म्यूजियम तो बंद हो चुका है। हम वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे थे, वहाँ आसपास के लोगों से पूछ रहे थे कि ये म्यूज़ियम इतना अच्छा था, इसकी तो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा की गई थी, इसे बंद क्यों कर दिया गया? उन्होंने कहा कि इसे काफ़ी समय पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि कहा जाता था यहाँ कुछ भूतिया घटनाएं होती हैं। सच में कुछ लोगों को भूत नजर आए थे, दिन के वक्त भी नजर आए, इसलिए इसे बंद कर दिया गया और उसके बाद से इसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता। और वो सिक्योरिटी गार्ड भी रात को यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका मानना है अंदर से भूतिया आवाज़ें आती हैं, इसलिए रात को ड्यूटी वो भी नहीं करता। हम मायूस होकर वहाँ से निकल आए थे। ये म्यूज़ियम काफ़ी दूर था, हम यहाँ पर आए और दिन भी खराब हो गया, घूमने को भी नहीं मिला। अगले दिन हम कॉलेज में इसी बारे में बात कर रहे थे। मार्टिन बार बार बताए जा रहा था, उसने बहुत समय से सुना था ये म्यूज़ियम असली है, यहाँ पर असली इंसानों के दांत रखे गए हैं, असली इंसानों के सर रखे गए हैं, कई ममीज़ रखी गई हैं, डरावनी डरावनी पेंटिंग्स है। कहते हैं जो भी इस म्यूज़ियम के अंदर जाता था चीख पड़ता था, इतना ज़्यादा डरावना म्यूज़ियम बनाया गया था। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना डरावना नहीं हो सकता, भूत प्रेत तो होते ही नहीं, जिसको पता हो भूत नहीं होते वो डर ही नहीं सकता। लेकिन मार्टिन भूतों पर यकीन किया करता था। बचपन में उसे उसकी माँ ने बहुत भूतिया कहानियां सुनाई थी, इसलिए वो भूतों पर यकीन तो करता था। लेकिन अब बड़े होने के बाद दोस्त बेइज्जती करते हैं तो आपको ना मानना पड़ता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो हमारी जिंदगी बदलने वाला था। मार्टिन को एक लड़की पसंद आ गई थी और वो लड़की भी काफ़ी समय से मार्टिन को पसंद कर रही थी। मैंने उन दोनों की बात करवाई और जैसे वो दोनों इश्क में पड़ गए। 2 ही दिनों में जैसे उन्हें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। हम इकट्ठे ही उस बड़े से मेज़ पर बैठे थे और वहाँ बातें कर रहे थे। वो लड़की भी मार्टिन की तारीफ़ें किए जा रही थी। मार्टिन तो काफ़ी तगड़ा है, बिल्कुल नहीं डरता। वो अपनी 3 सहेलियां भी लेकर आई हुई थी और हम तीनों की नज़र उसकी सहेलियों पर थी। ऐसा ही होता है ना, एक दोस्त की गर्लफ्रेंड और उसकी सहेलियों की नज़र हम पर होती है और हमारी नज़र उन पर होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ हंसी मजाक चलने लगा और जब लड़कियाँ आपके आसपास हों तो लड़के भी कूल बनने के लिए लंबी लंबी डींगे हाँकने लगते हैं। हम भी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे। शाम को हम कहाँ कहाँ पर जाते हैं, हम बिल्कुल नहीं डरते। हम तो जंगल में चले जाते हैं और एक बार हमने शेर को मार भी दिया था। वो तो हम डर गए कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वहाँ पर ना आ जाएं, इसलिए जिंदा छोड़कर भाग आए, वरना उसे मारकर उसकी चमड़ी लेकर आनी थी। वो हंसती जा रही थी, शायद हमारी बेवकूफ़ियों पर हंस रही थी, लेकिन हम लंबी लंबी डींगे हाँकते रहे। हमने तो ये कहा, एक बार हमसे लड़ने के लिए 10 लोग आए थे, वो भी पुर्तगाल में। हम चारों ने 10 को पीट पीट कर भगा दिया। इसके बाद वो कहने लगी थी, तुम सब काफ़ी तगड़े हो। अब मार्टिन की ज़बान पर एक ऐसा शब्द आ गया जो शायद बेवकूफ़ी वाला था। मार्टिन ने कहा, हम तो रात के वक्त उस म्यूज़ियम में भी चले जाते हैं, तुम्हें पता है वो म्यूज़ियम बंद है। कहते हैं कि दिन के वक्त भी लोग वहाँ जाने से डर जाया करते थे। हम तो कभी कभी रात को छिपकर उसके अंदर चले जाते हैं, खा पी कर आते हैं और आधी रात को वापस बाहर निकलते हैं। तभी मार्टिन की गर्लफ्रेंड बोल पड़ी थी, ये झूठ है, चाहे तुम जितनी भी लंबी लंबी डींगे हाँक लो, लेकिन ये बात झूठ है। अब मार्टिन की इज्जत पर आ गई थी। मार्टिन कहता जा रहा था,
पूछो इनसे, ये बात सच्ची है। हमने भी हामी भर दी, अपने दोस्त की बेइज्जती थोड़े ना करने दे सकते थे। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगी, अब ये बात झूठ है, मान लो। मार्टिन मान नहीं रहा था। अब मार्टिन को लगने लगा था कि उसकी बेइज्जती होने लगी है, और जब भी ऐसा होता है मार्टिन गुस्से में आने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा करता जा रहा था, और तब मुझे लगा 2 ही तो दिन हुए हैं, अभी लड़ पड़े तो कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। बीच में ही मैं बोल पड़ा, अरे सच में हम वहां पर जाते हैं, सबूत चाहिए, हम ले आएंगे। ये बात सुनकर मार्टिन की गर्लफ्रेंड एकदम चुप हो गई। अच्छा। तभी बात संभालते संभालते मैंने कहा, हाँ बेवजह लड़े जा रही हो, और जब हम कह रहे हैं सच में हम जाते हैं, तस्वीरें दिखा देंगे, वीडियो ले आएंगे, और क्या चाहिए। तुम देखो हमारी बेइज्जती कर रही हो। इसके बाद जाकर मार्टिन की गर्लफ्रेंड खुद शांत होने लगी थी, और उसे बेइज्जती का एहसास हो रहा था। हम पर भरोसा नहीं कर रही, और तब गुस्से में आ गया था मार्टिन भी, और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे शांत करवाया और उससे माफ़ी मांगी। ठीक है, तुम ऐसा करना, तस्वीरें लेकर आना, वीडियोस लेकर आना। मैं भी वहाँ पर कभी नहीं गई। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत कम लोग गए, जितने भी जाते थे बहुत ज़्यादा डर जाते थे। मुझे वीडियोस चाहिए, अंदर है क्या। कभी भी कोई फोटोज़ वीडियोस बाहर आ ही नहीं पाई। तुम लेकर आओगी ना। मार्टिन ने भी बड़ी सख्ती से कह दिया, हाँ लेकर आएंगे, इतनी बार जाते हैं, वीडियोस फोटोज़ भी ले आएंगे। ऐसा करते हैं, आज शाम हम वहाँ पर जाएंगे, कल तुम्हारे लिए वीडियोस और फोटोज़ पूरे के पूरे म्यूज़ियम की ले ही आऊँगा। ये कह दिया था, और उसके बाद वो सहेलियाँ और मार्टिन की गर्लफ्रेंड हंसती हंसती वहाँ से चली गई थी। हमें नहीं पता ये कोई डर था जिसमें हमें फंसाया गया था, या सच में वो वहाँ की तस्वीरें चाहती थी। लेकिन अब हम फंस गए थे। मार्टिन मेरी तरफ देखता जा रहा था, और बाकी 2 दोस्त भी मेरी तरफ। क्या हम ये कर पाएंगे? और वैसे भी कोई तरीका नहीं बचा है इसके सिवा। अब बोल चुके थे तो पीछे हट नहीं सकते थे। हमने प्लान बनाया कि हम रात के 8 बजे वहाँ पर जाएंगे। पहले पहले जब अंधेरा हो जाएगा, वीडियोस और फोटोज़ खींचकर बाहर निकल आएंगे। हमें तो ये तक पता नहीं था कि वो म्यूज़ियम कितना बड़ा है, वहाँ जाकर ही पता चलता। हम 8 बजे से पहले ही म्यूज़ियम के पास पहुँच आए। वो सिक्योरिटी गार्ड 8 बजे तक वहाँ पर होता, और उसके बाद वहाँ से चला जाता। उसके बाद का काम हमारा आसान था। म्यूज़ियम के आसपास की वो बिल्डिंग भी बिल्कुल खाली थी, और पीछे वाले घरों में भी कोई नहीं रह रहा था। यहाँ पर आवाज़ें भी होती तो कोई सुन नहीं पाता। हमारे लिए ज़्यादा परेशानी नहीं थी। परेशानी थी तो डर की। कहीं हमें अंदर जाकर सच में डर तो नहीं लगेगा, कहीं ये सच में भूतिया तो नहीं है। मार्टिन भी अब भूतों से थोड़ा डरता था, इसलिए पसीने से तरबतर हुए जा रहा था। 8 बजे जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से दूर निकला, हमने तैयारी कर ली। हम कई फ़ोन लेकर आए थे, बड़ी बड़ी टॉर्च लेकर आए थे। हमने कहा था कि इकट्ठे ही रहेंगे, फिल्मों की तरह अकेले अकेले नहीं होंगे। जब भी सब अकेले हो जाते हैं डर तभी लगता है, जब सब इकट्ठे रहते हैं तो डर बिल्कुल नहीं लगता। हम उस गेट के पास पहुंचे थे। वहां उस गेट के पास पहुंचते ही उसे फांदने की तैयारी करने लगे थे। गेट को फांदना काफ़ी आसान था। ऊपर तक चढ़े और नीचे छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही हम उस गेट की दूसरी तरफ पहुंचे, अंदर झाड़ियां थी। भले ही ये फर्श था, लेकिन छोटे छोटे छेदों से घास और झाड़ियां ऊपर तक पहुंची हुई थीं, जो सूखी थीं। कईयों पर कांटे थे जो हमारे कपड़ों में घुस रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे। जैसे ही हम म्यूजियम के उस दरवाजे तक पहुंचे, वहां सब कुछ बिल्कुल साफ था। वहां फर्श लगा हुआ था जो चमचमा रहा था, जरा भी मिट्टी उस पर आई नहीं थी। वहां पहुंचकर सांस में सांस आई। सामने वाले दरवाजे पर चेन टांगी गई थी और वहां एक ताला भी लगाया गया था। वो ताला पहले ही खुला था। तब हमने एक दूसरे की तरफ देखा और ये सोचने की कोशिश की, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ताला तो खुला है, शायद अंदर और कोई भी आते होंगे हमारी तरह ही, और यकीनन इसके अंदर मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम सब की आंखें चमकी थी। हमने उस ताले को निकाला, चेन को उतारा और दरवाज़ा खुला था। आसानी से खींचकर दरवाज़ा खोला और सीधा हम अंदर। पहले सबसे बड़ा हॉल था, वहाँ कई कमरे थे। इसी के साथ बेसमेंट भी बनाई गई थी। सबसे पहले वो बड़ा हॉल,
और उस बड़े हॉल में वो भयानक सी मूर्ति। मेरे एक दोस्त की चीख निकल गई थी और मार्टिन ने एक झापड़ उसे लगाया। देख, यहाँ डराने वाली चीज़ें मिलेंगी, इस तरह चीखें मारोगे तो सब डर जाएंगे। हमें फ़ोटोज़ खींचनी है, वीडियोस बनानी है, ठीक है, ये सब करना है, और डराओ मत वरना कल बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगी हमारी। ये सुनकर हम सब ने कड़वा घूंट भरा और टॉर्च को इधर उधर मारकर देखने लगे यहाँ पर और क्या चीज़ मौजूद है। ये पहला हॉल है जहाँ पर बड़ी मूर्ति ने तो डरा दिया, लेकिन यहाँ भयानक भयानक पेंटिंग्स जो दीवारों पर लगाई गई थी उसकी तरफ हम ज़रा सी टॉर्च मारते और नीचे को कर लेते। वो चेहरे ही इतने भयानक से बनाए गए थे और वक्त भी रात का था, डर तो हमें लगना ही था। मार्टिन ने अपने मोबाइल से वो तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, लेकिन मार्टिन ने कहा और कोई नहीं खींचेगा, मैं खींचूंगा, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो मैं उसके सामने इज्जत बनाना चाहूँगा। तुम भी बनाना यार मेरी। मैं तस्वीरें खींचूंगा और कहूँगा ये थोड़ा सा डर रहे थे लेकिन साथ थे। मोबाइल मैंने निकाला। मैं ये बेइज्जती सहन नहीं कर सकता था, लेकिन क्या करता। बात तो उसकी भी सच्ची थी, उसकी गर्लफ्रेंड को ही तो इम्प्रेस करना था। अब बाकी लड़कियां इम्प्रेस हों या ना हो उसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम उस हॉल में जाकर और भी चीज़ों को देख रहे थे। हम जानना चाहते थे वहाँ पर और क्या क्या मौजूद है। कई बक्से पड़े थे वहाँ पर जो बंद थे, उन्हें खोल कर देखना था आखिर उसमें क्या है। हम चारों ने तरकीब बनाई थी कि इकट्ठे जाएंगे और उस बक्से को खोलेंगे और पीछे हट जाएंगे। हो सकता है उस बक्से में कोई ऐसी चीज़ हो जो बाहर की तरफ छलांग लगाए हमें डराने के लिए। ऐसे कई बक्से होते हैं जिसमें स्प्रिंग वाले सांप होते हैं जो हमें डरा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े उस पहले बक्से को खोलने के लिए। जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया, मार्टिन मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, देखो ध्यान से खींचना, मैं एक तरफ होने वाला हूँ। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन्हें लगे हम बिल्कुल नहीं डरते। चीखेगा कोई नहीं, अगर कोई चीखा तो बहुत पीटूंगा। मैं उस बक्से को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। पता नहीं उसमें क्या निकल कर आएगा। मैंने वो पहला बक्सा खोला, जल्दी से उस बक्से को खोल दिया और हाथ पीछे कर लिया। किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। ना तो उस बक्से से कोई चीज़ बाहर निकली और ना ही हमें उस बक्से में कुछ मिला। मैंने हाथ डालकर उसके नीचे भी चेक किया, नीचे कोई छुपी हुई चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस बक्से में, और मैंने उस बक्से को बंद कर दिया। उसके बाद अपना चेहरा दिखाकर उस वीडियो में कहा, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, हम बिल्कुल भी नहीं डरते, खाली हैं बक्से ये सारे। इसके बाद हम आगे बढ़ने लगे थे। दूसरे बक्से की बारी थी। तभी मार्टिन ने कहा, हो सकता है ये कोई चालाकी हो, खाली बक्से तो रखे होंगे नहीं यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो इनमें होना ही चाहिए। अब दूसरे बक्से की बारी थी और मैंने वो दूसरा बक्सा भी खोला। उस दूसरे बक्से में भी कोई चीज़ नहीं थी। मैं भी हैरान और मार्टिन भी हैरान। यहाँ तो सारे बक्से खाली लगते हैं यार, हमें एक एक करके सारे बक्से खोलने की ज़रूरत नहीं है। 2 खोल दिए बहुत है, उसके बाद कहेंगे अब हर चीज़ की वीडियो थोड़े ना बना सकते हैं, बहुत सारे बक्से खोले थे। ऐसा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। अब हम चारों पहले कमरे की तरफ बढ़ चले थे। ये कमरे एक के आगे एक थे और हर एक में जाने के लिए आपको पहले कमरे का चुनाव करना पड़ता, बाद में एक दरवाज़ा आता जिससे आप दूसरे कमरे में जा पाते। ये एक घुमावदार कमरों की तरह था, हर कमरे में जाना ज़रूरी था, उसके बिना आप बाहर नहीं निकल सकते। सबसे पहले हम पहले कमरे में गए। पहली टॉर्च जब सामने पड़ी थी तो मेरी चीख निकल गई थी। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन अचानक जब आपके सामने एक झटका सा लगे तो आंखें खुल सी जाती हैं। सामने बड़े बड़े जैसे कांच के मर्तबान पड़े थे जिसमें इंसानी सर थे। उसे देखकर मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैं हैरान सा हो गया था। मेरे सब साथी भी मेरी बाजू पकड़ चुके थे और मुझे जैसे बकरे की तरह आगे किया हुआ था। मैं आगे बढ़ा भी। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, पीछे वाला जो दरवाज़ा पहले खुला था, नीचे ज़मीन पर एक प्लेट थी। इस प्लेट पर पैर रखते ही पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता और लॉक हो जाता। अब हम आखिरी कमरे तक जाकर ही बाहर निकल सकते थे और इस चीज़ ने हमें डरा दिया। मैंने तो सबसे पहले मार्टिन से कहा था, वीडियो बनाई ना, देख, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, बस
चेहरा ही तो है, नकली वो प्लास्टिक का सर होता है ना, वो प्लास्टिक का सर है वो। तभी एक दोस्त बोला, प्लास्टिक का सर नहीं है, जब इसे खोला गया था ना तो हमें बताया गया था, जो इस जेल में जिसको सज़ा दी गई मौत की, उसके सर को काट कर इन मर्तबानों में रखा गया था। ये कैदियों के असली सर हैं। ये सुनते हम सब सन्न। इसके बारे में हमें पहले बताया क्यों नहीं गया? यहाँ पर असली सर देखने को मिलेंगे। मैं सन्न डरा हुआ, मार्टिन भी मेरी तरफ देख रहा। चलो बाहर निकलते हैं, बन गई वीडियो। लेकिन पीछे वाला दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। वो कैसे खुलता? ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, अब आखिरी कमरा ही तरीका है बाहर निकलने का। हम क्या करते? हम धीरे धीरे अब आगे ही बढ़ सकते थे, पीछे हटा नहीं जा सकता था। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। टॉर्च चारों तरफ मार रहे थे, क्योंकि अब यहाँ आ गए हैं तो वीडियो तो अच्छे से ही बनाएंगे। मार्टिन ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। उन मर्तबानों की तरफ देखते गए। वहाँ भयानक भयानक चेहरे लग रहे थे। कुछ कैदी काफ़ी ज़्यादा कत्ल कर चुके होंगे और उसके नीचे लिखा भी गया था इसने कितने कत्ल किए हैं। एक सीरियल किलर भी था जो सबसे ज़्यादा सुंदर चेहरा था। आखिर ऐसे लोग भी सीरियल किलर बन जाते हैं? हम चारों का ये सवाल था। उस कमरे में मर्तबानों को देखते देखते आगे वाली शेल्फ में हम पहुँचे। हाथ रखे हुए थे, मर्तबान में नहीं, ऐसे ही जैसे खास तरह का लेप लगाकर मम्मी के हाथ रखे हुए होते हैं, वैसे असली हाथ रखे थे। उन हाथों को देखकर डर सा लगा था। चारों तरफ हम देखते रहे थे। भयानक भयानक चीजें थी, इंसानी अंग थे हर तरफ। तभी मेरा ध्यान एक हाथ पर पड़ा। उस तरफ से आवाज आई थी। मुझे लगा कोई ना कोई छिपकली होगी। मैं उस आवाज को सुनने के लिए उस हाथ के करीब गया। उस हाथ के पीछे देख रहा था। तभी वो उंगलियां हिली थी। वो इस तरह से हिली थी जैसे वो हाथ जिंदा हो। उस चीज ने मेरी चीख निकाल दी थी और पीछे से मार्टिन बोला, वीडियो बना रहा था, चीखा क्यों? सारी वीडियो खराब कर दी। मैं जैसे सन्न हुआ। मेरे मुंह से जैसे शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं जमीन पर लेट गया था। वो उंगलियां हिली, आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने मार्टिन को समझाया और वो तीनों भी डर गए। सच बता, क्या उंगलियां कैसे हिल सकती हैं? कटा हुआ हाथ है वो। इसके बाद हम चारों ने टॉर्च उस तरफ मारी। वो हाथ वैसा का वैसा ही था, शेल्फ पर पड़ा हुआ था। नीचे से कोई भी चीज उस तरफ नहीं जा रही थी। लेकिन तभी मार्टिन बोला, हिल भी सकती हैं, इसके अंदर कुछ होगा ना, इसके अंदर मोटर लगी होगी, इसीलिए यहाँ से डरकर सब निकलते हैं। हम सबको थोड़ा हौसला रखना होगा। ऐसी मोटर बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ध्यान से। अब हम उस हाथ की तरफ ध्यान नहीं कर रहे थे और तरफ टॉर्च मारे जा रहे थे। लेकिन मेरा सवाल तो यही था, बाद में वो हाथ हिला क्यों नहीं? और जब मैं उस हाथ के करीब गया तभी वो क्यों हिला? अगर ये म्यूजियम बंद है तो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ की बंद ही तो होगी। अपने आप हाथ कैसे हिल सकता है? जवाब तो ढूंढना होगा। लेकिन डर ने जवाब से मुझे दूर कर दिया और मैं अपने साथियों से दूर नहीं जा सकता था। उन्हीं के साथ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ चला। हम उन सरों को देख रहे थे। क्या सच में वो सर असली हैं या उनके अंदर भी मोटर लगी हुई है? हम एक एक करके उन पर रोशनी मार रहे थे। ना तो वो सर थोड़ा भी हिले और ना ही आसपास कोई डराने वाली चीज थी। तभी मार्टिन के कंधे पर एक बड़ी सी मकड़ी देखी मैंने। मैं तब भी चीख पड़ा और वो वीडियो बना रहा था। मार्टिन गुस्से में, वो मुझे झापड़ लगाना चाहता था, लेकिन मेरी उंगली उसके कंधे की तरफ थी। मकड़ी, वो काली ब्लैक विडो। सब डर गए क्योंकि ब्लैक विडो सच में बहुत जहरीली मकड़ी होती है और उसका जहर एक इंसान को मार सकता है। तभी मार्टिन ने अपने हाथ से उस मकड़ी को नीचे गिराया। ये प्लास्टिक की मकड़ी थी, उसे हम उठा भी सकते थे। ये कंधे पर कैसे आ गई? किसने मजाक किया ये? यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो हो नहीं सकती जो मकड़ी को कंधे पर रख दे। तुम तीनों में से किसी ने रखा है। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए कि ये काम मैं कर ही नहीं सकता। मैं खुद इतना ज़्यादा डरा हुआ हूँ।
हमने अपने दोनों साथियों के चेहरे भी देखे थे। उनके उड़े हुए चेहरे ये बयां कर रहे थे, हिम्मत उनमें भी नहीं है किसी को डराने की, क्योंकि जो खुद इतना डरा हो वो किसी को कैसे डरा सकता है। तभी मार्टिन ने कहा, हो सकता है ऊपर किसी मर्तबान से ये प्लास्टिक की मकड़ी कंधे पर गिर गई हो। चलो अब मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन मुझे पता चला तुम में से कोई मुझे डरा रहा है तो मैं बाद में उसे छोड़ूंगा नहीं। मार्टिन तब मुंह में बुड़बुड़ा रहा था, पता नहीं किसने किया है। तभी एक तरफ से आवाज़ आई, मैंने किया है। ये सुनते ही हम चारों काम गए थे, क्योंकि हम तो एक तरफ थे, ये आवाज़ दूसरी तरफ से आई है। लेकिन जैसे ही हमने टॉर्च उस तरफ मारी, वहाँ मर्तबान में बस सर पड़े थे और कुछ नहीं था, कोई स्पीकर तक नहीं, क्योंकि पीछे तो दीवार थी पुरानी ईंटों वाली। हम चारों एक दूसरे को पकड़े हुए थे। तभी मैंने मार्टिन को कहा, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। मार्टिन अब उस तरफ टॉर्च मारकर बोल रहा था, पता नहीं किसने ये किया है। तभी एक मर्तबान के अंदर रखा वो सर अपने होंठ हिलाकर बोलने लगा, मैंने किया है। हम डर चुके थे, हमारे कदम पीछे हट चुके थे, लेकिन तभी मैं बोल पड़ा, इसमें भी मोटर लगी होगी। ये हॉरर म्यूजियम है, यहाँ पर सब कुछ हमें डराने के लिए रखा होगा ना। लेकिन एक दोस्त ने कहा था, नीचे तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, नीचे तो लिखा है ये असली सर है। तभी मार्टिन ने उसे चुप करा दिया, देख डराने की कोशिश मत कर, ऐसे कटा हुआ सर बोल थोड़े ना सकता है, मोटर ही तो लगी होगी, और मोटर को खास शब्द सिखाए होंगे कि ये बोलना है। जब भी यहाँ किसी पर मकड़ी गिरेगी तो उसके बाद वो पूछेगा ये किसने किया है, तो ये सर बोलने के लिए रखा होगा ना, मैंने किया है। तभी वहाँ से आवाज़ आई, ऐसा नहीं है, सच में ये मैंने किया है, मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर चारों की चीख निकली थी और उसने अपनी आंखें खोली थी। हम जैसे वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन भागते तो डर पक्का बन जाता। मैंने अपने दोस्तों को पकड़ लिया। मैंने कहा, अरे यकीनन ये मोटर ही होगी, इसमें स्पीकर लगा होगा, इसने खास शब्द याद कर रखे हैं। कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब इसे पता ही ना हो, या ऐसा कोई सवाल जिसके बारे में हमारे सिवा कोई जानता ही ना हो, तो ये जवाब दे ही नहीं सकता। तभी मार्टिन ने कहा, अच्छा तो बताओ मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। सामने उस सर से आवाज़ आई थी, शैली। ये सुनते ही हम भाग निकले थे। सच में उस लड़की का नाम शैली ही है। इस सर को कैसे पता? क्या सच में ये कैदी का सर है जो सब जानता है? यहाँ सच में भूत हैं। हम उस कमरे से भागकर आगे पहुंचना चाहते थे। हम नहीं जानते थे आगे क्या होगा, लेकिन इससे ज़्यादा भयानक तो नहीं होगा ना। ये कमरा तो भूतिया है, कटे सर बोल रहे हैं, उंगलियां हिल रही हैं असली। हम दूसरे कमरे में पहुंचे और पहले का दरवाज़ा बंद। दूसरे कमरे में जाने के बाद पहले में आया नहीं जा सकता, और सबसे पीछे यहाँ से निकलने का दरवाज़ा था। तभी मार्टिन बोलने लगा, उस कमरे में भूत थे। यहाँ की वीडियोस जल्दी बनाओ, फोटोज़ खींचो, चाहे चीखो चिल्लाओ, फोटोज़ वीडियोस खींचो और यहाँ से निकलो। अब देखो तो टॉर्च मारकर यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। दूसरे कमरे में जब हमने लाइट मारी, चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ थी, अलग अलग पोज मारे हुए। वहाँ वो मूर्तियाँ डरावनी नहीं लग रही थी, इसलिए हमारी सांस में सांस आ गई। जल्दी से मार्टिन ने वो फ़ोन निकाला और वीडियो बनानी शुरू कर दी। हम जल्दी से वीडियो बनाकर आगे निकलना चाहते थे, ताकि इस म्यूज़ियम से हम बाहर भी निकल पाएं। हमें पता नहीं था फंसने के बाद हर कमरे में जाना ही होगा। अब हम यहाँ जल्दी जल्दी से वीडियो बना रहे थे, और वीडियो को बनाते ही हम अगले कमरे में पहुँचने वाले थे। जैसे ही हम अगले कमरे में पहुँचने वाले ही थे, सामने एक मूर्ति हिली। वो दो मूर्तियाँ थीं जो उस दरवाजे के दोनों तरफ बनी हुई थी, और उन्होंने हाथ जोड़े हुए थे जैसे हम नमस्ते करते हैं। लेकिन तभी उनके हाथ हिले और हाथ सामने आ गए, जैसे वो इशारा कर रहे हों कि रुको।
मूर्तियों को हिलते हुए देख हम घबरा तो गए थे, लेकिन हमें लगा शायद इनमें मोटर होगी, इनमें असली भूत नहीं होंगे। हम थोड़ा सा पीछे हटे और मैंने टॉर्च एक मूर्ति पर मारी जो हमारे साथ थी। तभी कपड़ों की तरफ ध्यान गया। वो असली कपड़े थे जिन पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी। उंगलियों पर ध्यान गया, ये असली उंगलियों जैसी लग रही थी। चेहरा भी असली सा था, लेकिन जैसे उन पर लेप चढ़ाया हो। जैसे ही वो नीचे लगे बोर्ड पर मैंने टॉर्च मारी थी, वहाँ इसके जिंदा होने की और मरने की तारीख लिखी थी। ये एक कैदी था जिसकी लाश में कई सारे केमिकल भर के इसे मूर्ति की तरह बनाया गया था। किसी समय ये जिंदा होगा। लाश को मूर्ति बनाकर रखा गया है। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लाशें हिल रही थी चारों तरफ, लेकिन वो अकड़ी हुई लाशें हिलने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। अकड़ जाता शरीर, जैसे ही उनके हाथ थोड़े हिलते, कदम थोड़े हिलते, लेकिन आंखें तेज थी हमारी तरफ गड़ी हुई। हर मूर्ति हमें पकड़ने के लिए आ रही थी और पास वाली मूर्ति ने झपट्टा मारने की कोशिश भी की थी। हम क्या करते, तो मूर्तियां दरवाजे पर थी। तभी मार्टिन ने कहा, चारों इकट्ठे भागेंगे, धक्का देकर निकल जाएंगे। जैसे ही हम आगे पहुंचे, दरवाजा सामने था और खुला था। हम चारों इकट्ठे भागे और उन्होंने हाथ आगे कर दिए। हाथ हमारे शरीर से टकराए, दोनों तरफ की एक एक बाजू टूटी और हमारे साथ ही अगले कमरे में पहुंच गए। टूटी हुई वो बाजू, हम चार और नया कमरा। हमारी चारों की टॉर्च उन टूटी हुई बाजुओं पर गड़ी हुई थी। वो बाजुएं हिल रही थीं, उनकी उंगलियां हिल रही थीं। अंदर से जैसे केमिकल बह रहा था। असली हड्डी थी उस बाजू में, कोई मोटर नहीं थी। सच में ये म्यूजियम भूतिया है, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया होगा। हम तो रात के समय आए हैं, अब क्या करें? तभी हमारी टॉर्च ऊपर की तरफ उठने लगी। अगले कमरे में क्या है, हमें देखना तो होगा ही। ये पूरा का पूरा कमरा अंधेरा कमरा था। दीवारें भी काली, लेकिन बिल्कुल बीच में एक पेड़ लगा हुआ था। वो पेड़ थोड़ा थोड़ा चमक रहा था, जैसे उसमें छोटी छोटी कांच की चीजें लगाई गई। वो डरावना सा पेड़ लग रहा था। जमीन पर भी काले रंग का जैसे पेंट किया हुआ था। इसकी छत काफी ऊंची थी। इसे डरावना तो बनाया गया है, लेकिन सिर्फ पेड़ से कोई कैसे डर सकता है? और क्या यहाँ पर भी कोई भूतिया घटना होती होगी? हमारे कई सवालों का जवाब हमें आगे मिलने वाला था। मार्टिन ने जल्दी से वो फोन निकाला और सामने वीडियो बनाने लगा। उस वीडियो को बनाते बनाते हम आगे बढ़ रहे थे। दरवाजा एक तरफ होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ मौजूद ही नहीं था। हम एक कोने में बढ़ रहे थे। वहीं पर पिछले सारे कमरों में दरवाजे थे, लेकिन यहाँ काला पेंट। शायद दरवाजा बंद होगा। उसे खोलने के लिए कुछ तो करना होगा हमें। हम उस पेड़ के करीब से गुजर रहे थे। हमें नहीं पता था वहाँ क्या होगा। पेड़ के आसपास फर्श नहीं, मिट्टी थी काले रंग की, जिसमें पांव धंस रहे थे। हमारे थोड़े थोड़े पांव धंसते हम निकाल कर आगे बढ़ने लगते। जूतों तक में मिट्टी जा रही थी, लेकिन हमें दरवाजा ढूंढना था। उस पेड़ के करीब पहुंचते ही हमें दिखने लगा वो चमकने वाली कांच की चीजें क्या हैं? आंखें। इंसानी आंखों से बनाया गया पेड़, वो सब आंखें थीं। दूर से तो टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन करीब से साफ दिखी और हम घबरा गए। इससे ज्यादा डर हमें पिछले कमरों में भी नहीं लगा था। जमीन के अंदर से निकला एक हाथ, जिसने हमारे एक दोस्त की टांग पकड़ ली। वो उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हम कोशिश करते रहे, लेकिन उस हाथ की पकड़ ज्यादा मजबूत थी। यहाँ कोई भी चीज नहीं थी जिसका सहारा लिया जा सके। कोई मर्तबान होता, कोई भारी पत्थर होता, उसे मारते उस हाथ पर, लेकिन नहीं।
2 हाथ और निकले और उसने मेरे दोस्त को अच्छी तरह से जकड़ लिया। दोनों टांगे, दोनों बाजू भी पकड़े जा चुके थे। हाथ निकलते गए और हम डर कर एक तरफ हो गए। वो हाथ खींचकर मेरे दोस्त को एक पेड़ पर ले गए थे। उस पेड़ के ऊपर जैसे उसे टांगा गया, गर्दन पर एक हाथ मेरे दोस्त का गला घोंट रहा था। सांस लेने में उसे परेशानी हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ढीला छोड़ देता। उन हाथों ने हमारे दोस्त के सारे कपड़े फाड़ दिए थे, अंडरवेयर तक ना छोड़ा। कपड़ों को ऐसे नोच डाला था और उसके बाद उसे छोड़ दिया। लेकिन हमें चेतावनी दी गई थी, जैसे वो कपड़ों को नोच सकते हैं वैसे वो मांस को भी नोच सकते हैं। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और हमने कुछ जैकेट उसे दी। मेरे एक दोस्त के पास बड़ा सा रुमाल था, वो भी उसे दिया। अब ढकना तो एक नंगे दोस्त को था ही। उसके बाद हम दरवाज़ा ढूंढने लगे, लेकिन उस काली सी ज़मीन पर दरवाज़ा नहीं मिल रहा था। तब जो हुआ वो देखने लायक था। ज़मीन पर दरवाज़ा खुला था और नीचे अलग ही तरह का कमरा। क्या हमें इसमें छलांग लगानी चाहिए? कैसे? हम छलांग लगाएंगे तो नीचे जा गिरेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का दरवाज़ा था जो दीवार पर होना चाहिए, लेकिन ज़मीन के नीचे था। और नीचे कमरा भी वैसा बना हुआ जैसे गुरुत्वाकर्षण ही एक तरफ हो गया हो। इसके बाद हम लटक कर उस दरवाजे के सहारे अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन तभी नज़र पड़ी उन सीढ़ियों पर जो पास में बनी हुई थी। उन सीढ़ियों का सहारा लेकर हम उस कमरे के अंदर गए और कमरे में पहुंचते ही गुरुत्वाकर्षण सीधा पीछे वाला दरवाज़ा बंद हो गया। और दरवाज़ा ही बंद नहीं हुआ, पूरी दीवार सी बन गई जैसे पीछे कोई दरवाज़ा हो ही ना। अब हमें आगे बढ़ना था और ये कमरा और भी अजीब सा। इस कमरे के अंदर ज़मीन पर ढेर सारी कब्रें बनाई गई थी। ये मिट्टी की बनी हुई कब्रें लग रही थी, लेकिन बड़े बड़े पीछे खंबे से लगाए गए थे जिसमें मरने वाले का नाम, मरने की तारीख लिखी गई थी। हमें उसके ऊपर से छलांगे लगाते हुए निकलना था और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। हमें डर इसका था कि ज़मीन फाड़कर हाथ ना निकले जो हमें कब्रों के अंदर दबोच ले। ये सफ़ेद रंग का कमरा था और इस कमरे के बिल्कुल बीच में एक कुर्सी लगाई गई थी। उस कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा था। शायद ये लाश होगी जो यहाँ पर रखी गई होगी। उसका चेहरा बिल्कुल काले रंग का जैसे जला हुआ हो। आंखें बंद थी, लेकिन 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। नाखून बड़े बड़े थे और हमें डर था कहीं ये जिंदा ना हो जाए। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। सामने एक गलियारा दिख रहा था और इस गलियारे के सहारे ही शायद हम बाहर निकल पाएं। दरवाजे के पास जो गलियारे का घुमाव है ये वही वाला है। आखिरी कमरे तक थे, शायद हम अब इससे बाहर निकल सकते थे। दीवारों की तरफ हमने लाइट मारी थी तो दीवारों पर पेंटिंग्स थी भयानक भयानक सी, लेकिन डर तो कुर्सी वाले का था। हम एक तरफ से निकलना चाहते थे। मार्टिन ने सामने वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब आखिरी जगह पर हम पहुंच गए हैं तो वीडियो तो बनाएं, इसके बाद दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। मार्टिन ने वीडियो बनाई। एक तरफ को हम जाते गए। वीडियो ख़त्म करके अब हम भागकर उस गलियारे तक जाना चाहते थे। जैसे ही हम गलियारे के पास पहुँचे, वहाँ दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो दरवाज़ा काले रंग का मोटा था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था और उसके पार बिना दरवाजे को खोले हम जा नहीं सकते थे। हम सब ने कंधा मारकर भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा तो हिला तक नहीं। हर कोशिश नाकाम थी हमारी। हम क्या करते? इसके बाद मुश्किल की खड़ी थी और तभी मार्टिन के मुंह से शब्द निकले, इस दरवाजे को कैसे खोलें? कैसे खोलेंगे इस दरवाजे को? पीछे से आवाज आई थी, खुलेगा 5 मिनट में ये दरवाजा भी खुलेगा। ये शब्द बोले थे उस लाश ने जो कुर्सी पर बैठी थी। हम पीछे घूमे और वो कुर्सी पर नहीं था। खाली पड़ी कुर्सी और सफ़ेद रंग का कमरा। काले रंग का वो शैतान अब दिख नहीं रहा था। शायद वो उठकर कहीं गया था, लेकिन कहाँ?
चारों तरफ देख लिया हमने, किसी तरफ भी वो मौजूद नहीं था। तभी मैं बोल पड़ा, वो कहाँ गया, दिख नहीं रहा। आवाज आई, यहीं तो हूं मैं। ये आवाज हमारे ऊपर से आई थी। सर ऊपर को किए थे हमने और ऊपर छत से चिपका हुआ वो शैतान जिसकी आंखें बड़ी बड़ी सी थी और वो मुस्कुरा रहा था, उसने ऊपर से ही छलांग लगाई। मैंने भी एक तरफ गिरकर अपना बचाव किया, मार्टिन भी जमीन पर गिरा, लेकिन हमारा एक दोस्त उसके झपट्टे में आ ही गया। उसने अपने नाखून उसकी गर्दन में गड़ाए थे और बड़ी बड़ी खरोंचें डाल दी थी। वो खरोंचें गर्दन पर खून को बहा रही थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त जैसे उससे बच गया। वो उसके बाद दीवार से चिपक गया, जैसे कोई स्प्रिंग पहले अंदर की तरफ धंसता है फिर बाहर की तरफ तेजी से आता है। वो भी दीवार के पास ऐसे धंसा, हम सोचते रह गए वो करने क्या वाला है। उसने छलांग लगाई थी, मेरा एक दोस्त फिर से उसके हाथ में आ गया। उसने उसकी गर्दन पर भी नाखून कड़ाए और बड़ी बड़ी खरोंचें डाल दी। वो हंसता जा रहा था और हमारे शरीर पर खरोंचें डाल रहा था। सिर्फ मैं था जो बचने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन तो भाग रहा था, वो तो उस दरवाजे की तरफ बार बार आता और कंधा मारकर खोलने की कोशिश करता। 5 मिनट, वो बार बार बोल रहा था, 5 मिनट बचना होगा तुम्हें, फिर तुम जा सकते हो। अब वो बार बार छत से चिपक जाता, कभी दीवारों से चिपक जाता, छलांग लगाकर खरोंचे मारने की कोशिश करता। मैं बार बार उससे बच रहा था, लेकिन मेरे 2 दोस्त बार बार रगड़े जा रहे थे। उसके शरीर पर खरोंचे ही खरोंचे। मार्टिन भी किसी तरह से बचा तो था, लेकिन बार बार वो दरवाजे के करीब आता और उस शैतान को ये पता लग गया था। वो एक कोने में खड़ा हो गया। मार्टिन भागता भागता जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचने वाला था, वो उसकी पीठ से चिपक गया। जैसे कहानियों में वेताल चिपकता है, वैसे पीठ पर चिपक गया था और गर्दन में नाखून गड़ाकर आंखें ऊपर को चढ़ा ली थी उसने। चीख रहा था मार्टिन, लेकिन उसने अपने नाखून गर्दन से निकाल भी लिए। वो बार बार खरोंचे डाल रहा था, जख्म डाल रहा था, जैसे मार नहीं रहा था, बस बार बार जिंदा छोड़ देता। 5 मिनट तक उसने कोशिश की थी मुझे पकड़ने की भी, लेकिन समय बीतता गया और मैं हाथ नहीं आया। 3 दोस्त बहुत जख्मी हुए पड़े थे और मैं 5 मिनट तक बच गया। दरवाज़ा खुला था और सबसे पहले दरवाजे के करीब ही था मार्टिन। वो तो निकल गया। 2 दोस्त एक दूसरे को पकड़े हुए भी दरवाजे के पार गए और अब मैं बचा था और दरवाजे के सामने वो शैतान। वो हंसता हंसता कह रहा था, आओ तुम्हें बाहर तक लेकर जाऊं, बाहर तक छोड़ कर आता हूं। वो अपने नाखूनों को एक दूसरे से इस तरह से रगड़ रहा था जैसे हम चाकू को तेज करते हैं। नाखूनों को तेज कर रहा था वो शैतान। मैं क्या करता, बचने की कोई भी चीज़ नहीं थी मेरे पास। पास में पड़ी एक पेंटिंग उठा ली मैंने। वो पेंटिंग काफ़ी मोटी थी और मैंने एक तरकीब लगा रखी थी। जैसे ही मैं भागता हुआ उसके पास गया, उसने छलांग लगाई और नाखून मेरी गर्दन की तरफ लेकर आया। पेंटिंग आगे कर दी मैंने। उसके नाखून पेंटिंग में गड़ गए और वो अपने नाखूनों को निकालता उससे पहले मैं दरवाजे के पार उस गलियारे से घूमता घूमता बाहर वाले उस हॉल में। मेरे दोस्त पहले ही बाहर जा चुके थे म्यूज़ियम के और मैं भी म्यूज़ियम से बाहर। सांस में सांस आई थी मेरे, बड़ी मुश्किल से बचे थे। मेरे वो दोस्त बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे, लेकिन अब हम बाहर थे। गेट के सहारे हम बाहर पहुंच जाए और जिंदा थे हम। कसम खाई थी हमने दोबारा इस म्यूज़ियम में नहीं आएंगे। जिंदा बचे हैं, शायद दोबारा कभी जिंदा ना ही बचे। उस रात अस्पताल में गए थे हम। अस्पताल में पहुंचते ही जैसे सच बता नहीं सकते थे, हमने कहा कुछ लोगों ने हम पर हमला किया था। उन लोगों ने उस गली में हम पर हमला किया, हम बच गए। हर किसी की गर्दन पर चोट लगी थी मेरे सिवाय, इसलिए शक थोड़ा थोड़ा सबका मुझ पर भी जा रहा था। हमने इलाज करवाया था उस रात और अगली सुबह हमें कॉलेज भी जाना था। लेकिन कॉलेज में कुछ अजीब सा हो रहा था। मैं तो ठीक था, लेकिन मेरे वो तीनों दोस्त,
उनकी आवाज़ बदली बदली सी थी, उनका व्यवहार बदला बदला सा था। वो एक जगह पर खड़े हो जाते, ना मुस्कुराते, ना उदास होते, ना हंसते, जैसे वो ज़ॉम्बी बन गए हों। ऐसा सब कहने लगे थे कि उन्होंने भी वही नशा किया जो शहर में कई लोगों ने किया। उसके बाद वो ज़ॉम्बी से बन गए, हाव भाव खत्म हो गए, जैसे चेतना मर गई हो, और वो बीमारों की तरह, पागलों की तरह एक ही जगह पर बैठे रहते। कई दिनों तक मैं इंतज़ार करता रहा था क्या वो ठीक होंगे या नहीं, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुए। हर किसी का सवाल था किससे लिए उन्होंने वो नशे। कई पुलिस वालों ने पूछा भी था, लेकिन मैं डरता रहा था, जवाब नहीं दे सकता था। जवाब देता भी तो क्या वो मानते? म्यूज़ियम में वो शैतान जो लोगों को ये बना रहा है। इसीलिए शायद इस म्यूज़ियम को बंद किया गया था, क्योंकि हर कमरे में डरने के बाद, असली भूतों से डरने के बाद, जो वो शैतान अपने नाखून गड़ाता है, हर किसी को अधमरा सा कर देता है। सिर्फ शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी, दिमाग से भी। और मेरे ये 3 दोस्त अब भी लाशों की तरह ही रहते हैं। लोग इन्हें पागल कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ इनके साथ क्या हुआ। मैं आज भी अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं इनसे दोस्ती, और ढूंढने की कोशिश करूंगा वो रास्ता जिससे इन्हें ठीक कर पाऊं। क्या हुआ इनके साथ मैं नहीं जानता, कैसे हुआ, मुझे जवाब चाहिए। क्या आपके पास जवाब है? इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है?